आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सचिन सिंह अपने YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन विद सारवी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। अपने घर के अगल बगल जो भी गरीब है उनकी मदद ज़रूर करते रहिए। जितना भी आपसे हो सके कम से कम ये ध्यान रखिए कोई भूखा ना सोए। आज हम लोग मुग़ल प्रशासन पर बात करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। मेनली इसमें हम लोग 4 जो है वीडियो बनाएंगे। 4 वीडियो में सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो 2 में जो है आपके सारे टॉपिक रहेंगे और 2 में हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके क्वेश्चन इससे जो है गलत होने की संभावना अत्यधिक मतलब एकदम कम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुग़ल प्रशासन के कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं। तो मुग़ल प्रशासन स्टार्ट करते हैं। तो मुग़लों का जो शासन करने का सिद्धांत था या राजत्व सिद्धांत था वो मेनली शरीयत पर आधारित था। शरीयत क्या होता है? शरीयत जो इस्लाम के कानून हैं, हदीस, कुरान, ये सब। तो कुरान एवं हदीस का जो सम्मिलित नाम है उसी को शरीयत कहते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया कि मुग़ल प्रशासन शरीयत पर आधारित था। शरीयत क्या है हमारा? कुरान एवं हदीस के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। अब इसमें जो क्रम रहेगा कि बाबर ने क्या किया, हुमायूं का क्या सिद्धांत था, अकबर का क्या सिद्धांत था, उनसे रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बाबर ने सबसे पहले क्या किया? बादशाह की उपाधि धारण की। उपाधि धारण करने से क्या हुआ कि बादशाहों को खलीफा का जो आधिपत्य था उससे मुक्त कर दिया। हुमायूं ने क्या कहा? हुमायूं ने बादशाह को खुदा का प्रतिनिधि माना, अर्थात उसको जनता की वगैरह रक्षा करने का जो दायित्व है वो किस पे है? बादशाह पे है। अकबर ने स्वयं को इस्लामी कानूनों का अंतिम निर्णायक माना, अर्थात जो निर्णायक, इससे क्या हुआ? अकबर के द्वारा जब इस्लामी कानूनों का अंतिम निर्णायक माना गया तो बादशाह की जो स्थिति थी वो सबसे और प्रतिष्ठित हो गई थी। बादशाह जो मुग़ल काल के जो बादशाह वगैरह थे उन्होंने 2 प्रमुख कर्तव्य माने। पहला कर्तव्य क्या था? जहाँबानी और जहाँगीरी। जहाँबानी का अर्थ क्या था कि राज्य की रक्षा करना, और जहाँगीरी का क्या अर्थ था? अन्य राज्यों पर अधिकार करना। तो मेनली इनके क्या 2 कर्तव्य क्या कहते हैं? जहाँबानी और जहाँगीरी। तो इस तरह हमारे जो मुग़ल प्रशासन के जो प्रारंभिक जो सारे फैक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर उठा तो मुग़ल प्रशासन का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो वो शरीयत पर आधारित है। शरीयत का अर्थ क्या हो गया? कुरान एवं हदीस के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। दूसरा, बाबर ने अगर पूछ लिया किस शासक ने बादशाह की उपाधि धारण कर बादशाहों को खलीफा के आधिपत्य से मुक्त किया? तो वो बाबर था। किसने बादशाह को खुदा का प्रतिनिधि माना? तो हुमायूं ने, क्योंकि उसका अर्थ मतलब खुदा का प्रतिनिधि का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार ईश्वर हमारी रक्षा करता है उसी प्रकार ज़मीन पे जो है बादशाह वगैरह हैं वो अपने प्रजा की रक्षा करेंगे। अकबर ने स्वयं को इस्लामी कानूनों का अंतिम निर्णायक बना दिया। इससे उसने जो है बादशाह की जो स्थिति थी उसको और अधिक श्रेष्ठ बना दिया। और इनके 2 प्रमुख कर्तव्य थे, जहाँबानी जिसमें राज्य की रक्षा करना था, और जहाँगीरी जहाँ अन्य राज्यों पर अधिकार था। ये इससे रिलेटेड फैक्ट हो गया। दूसरा क्या था? अगला जो उनका प्रशासन का स्वरूप क्या था? स्वरूप कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, स्थानीय शासन में उनको बांट देना, अधिकारों का बंटवारा कर देना, इस तरीके से। तो मुग़ल प्रशासन का जो स्वरूप था वो सैन्य व्यवस्था पर आधारित केंद्रीकृत स्वरूप था। वहाँ पे मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे मुग़ल प्रशासन में? विजारत कहते थे। अगला क्या हमारा फैक्ट्स है देखते हैं। अब इसमें जो उनके अधिकारी थे वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले वज़ीर का जो है, वज़ीर जिसको वकील भी कहा जाता था, ये थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी उस समय हुआ करता था। इसको सैनिक तथा असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार दिए गए थे। अकबर के समय में इसे वकील कहा जाने लगा था। अकबर ने क्या किया कि जैसे हुमायूं और बाबर के समय में वकील की बहुत ज़्यादा महत्व था, लेकिन अकबर ने इसके महत्व को कम करने के लिए 4 और जो है वो पदों की वो कर दिया, पदों को सृजित कर दिया। जैसे दीवान हो गया, मीर बख्शी हो गया, मीर समा हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो सारे अधिकार वकील में केंद्रीकृत थे उसको उसने डिवाइड कर दिया, लोगों में बांट दिया। तो जो वकील की या वज़ीर की जो ताकत थी वो कम कर दिया, या उसके एक अधिकार को उसने धीरे धीरे समाप्त कर दिया अकबर के शासनकाल में। तो अकबर ने दीवाने वजारत एक कुल की स्थापना की एवं वकील के अधिकार को समाप्त कर दिया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासन में इनका वज़ीर का महत्व सर्वाधिक था, तो बाबर एवं हुमायूं के शासन में, ये मुग़ल प्रशासन की बात हो रही है। और अगर वो पूछा कि किसने इसके एक अधिकार को समाप्त किया, तो अकबर ने। उसने क्या किया? कई विभागों की, कई अन्य पदों की स्थापना करके इसके अधिकार को अन्य लोगों में बांट दिया था। अब अगला क्या है? दीवान के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे वज़ीर को क्या केवल सैनिक मामलों में असीमित अधिकार था या असैनिक? तो कथन एवं कारण करके दे सकता है। तो सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में इसको असीमित अधिकार था। अगला क्या हमारा पद है? वो दीवान है। तो दीवान, इस पद की स्थापना किसने की? अकबर ने की। इसके कार्य क्या आते हैं? वित्त एवं राजस्व का ये सर्वोच्च अधिकारी होता था।
सम्राट एवं शेष अधिकारियों के बीच ये कड़ी का भी कार्य करता था। अगर पूछ लिया कि कौन सा ऐसा अधिकारी था जो सम्राट एवं शेष अधिकारियों के बीच कड़ी का कार्य करता था, तो वो दीवान था। इसकी नियुक्ति किसके आधार पर की जाती थी? वित्तीय योग्यता के आधार पर, ना कि उसके सैनिक योग्यता के आधार पर। इनका स्थानांतरण भी किया जाता था। स्थानांतरण इसलिए किया जाता था ताकि ये अपनी मतलब शक्ति को केंद्रीकृत करके विद्रोह वगैरह ना करें, तो इसलिए इनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह से किया जाता था। जो असद खां था वो सबसे 31 सबसे ज़्यादा वर्षों तक दीवान के पद पर कार्यरत रहा था, टोटल 31 वर्षों तक। अगला क्या है? अगला कौन इम्पोर्टेंट अधिकारी है? वो है मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या होता था? किसी भी प्रशासन को आप बांटेंगे तो किस तरीके से बांटेंगे? पहला उसका सैन्य हो जाएगा, वित्तीय हो जाएगा, और जो कानून व्यवस्था हो जाएगा। तो इसी तरीके जो अभी का जैसे सिचुएशन आप देखिए, जिस समय में रह रहे हैं, उसी तरीके से उस समय की सिचुएशन को बांट दीजिए। तो जैसे वित्त मंत्रालय इस समय है तो उस समय दीवान हो गया। आपका जो सैन्य मंत्रालय है तो वो कौन हो गया? मीर बख्शी हो गया। यह सैन्य विभाग का क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह ना तो सेना नायक होता था और ना ही स्थायी वेतन का अधिकारी होता था। यह केवल युद्ध के समय में सेना को वेतन बांटने का अधिकार इसके पास था। और किसके द्वारा? सरखत नाम का एक पत्र होता था, जिस पर वो जब सिग्नेचर कर देता था तो उसी के आधार पर मासिक वेतन का निर्धारण किया जाता था। अन्य समयों में जो सेना को वेतन बांटने का कार्य करता था वो कौन करता था? दीवाने तन करके एक पद था, वो जो थे वो इसमें काम करते थे। तो इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि दीवाने तन जो है मेनली युद्ध के अलावा जो भी समय होता था उसमें दीवाने तन जो है सेना को वेतन बांटने का कार्य करता था। तो इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मीर बख्शी क्या स्थायी वेतन अधिकारी था? तो नहीं, और वो सेना नायक भी नहीं होता था। उसके पास केवल युद्ध के समय सेना को वेतन बांटने का अधिकार होता था। किसके द्वारा? सरखत के द्वारा। ठीक है। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है वो क्या है? मीर समा। ये भी जो मीर बख्शी पद था ये भी अकबर के द्वारा सृजित किया गया था उसके शासनकाल में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मीर समा, यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था। इसके द्वारा जो है जो भी मतलब अब के सम्राट के परिवार, महल तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति वगैरह की जाती थी वो इसी के द्वारा की जाती थी। और यह बहुत ही जो विश्वास का व्यक्ति होता था उसी को ये पद दिया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो वो है पद है वो है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर कौन होता था? जो धार्मिक मामलों एवं धार्मिक मामलों को देखा करता था, विद्वानों को कर मुक्त भूमि देने का निर्धारण करता था, वजीफा देना इत्यादि इसके कार्य थे। वेतन के बदले में इसको क्या दी जाती थी? कर मुक्त भूमि दी जाती थी। कुछ उदाहरण इनके मनसब देने की, सामान्यतः इनको मनसबदार नहीं बनाया जाता था, लेकिन कुछ उदाहरण इनको मनसब देने के भी हैं। जैसे अकबर के काल में दिया गया था और शाहजहाँ के काल में भी कुछ लोगों को दिया गया था मनसब, जो सद्र सुदूर से रिलेटेड थे। अगला जो इम्पोर्टेंट है मुहतसिब। मुहतसिब क्या होता है? वो औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया था। मुहतसिब अधिकारी जो था उसका कार्य क्या था? प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना एवं कभी कभी माप तौल एवं वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कार्य भी इसको दे दिया जाता था। तो ये अगर पूछ दिया मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो औरंगजेब के द्वारा की गई थी। मुहतसिब का कार्य क्या होता था? प्रजा के नैतिक चरित्र का देखभाल एवं कभी कभी माप तौल एवं वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करना। एक्चुअली ये सब जो जैसे माप तौल एवं वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, ये सब जो फैक्ट्स है ना, ये कथन कारण में पूछ सकता है कि क्या केवल और मुहतसिब को केवल नैतिक चरित्र का कार्य दिया गया, या उसको मतलब इस तरीके से पूछ लिया तो केवल अगर जहाँ लग गया तो नहीं, उसको माप तौल और वस्तुओं के मूल्य निर्धारण इत्यादि का भी कार्य उसको दिया गया था। अगला जो है वो देखते हैं। जैसे आजकल आप देखिए, जैसे हमारा केंद्र में है, केंद्र है, उसके बाद प्रांत है, प्रांत के बाद ज़िले हैं, ज़िले के बाद गांव वगैरह हैं। उसी तरह मुगलों में भी था। उस शासन उसको भी उसी तरह से एनालिसिस कीजिए अपना। उस समय क्या था? जैसे मुगल प्रशासन, पहले प्रांतीय प्रशासन, प्रांतों को वही जो सूबे हो गए, उसके बाद आपके सरकार हो गए जो ज़िले के रूप में थे, परगना हो गए जो कि तालुका वगैरह, और फिर गांव। इस तरीके से मुगल प्रशासन बटा हुआ था। तो पहले क्या था? बाबर एवं हुमायूं के समय में जो प्रशासनिक मंडल था वो ज़िले के में विभक्त था, प्रांतों के रूप में नहीं, ज़िले या सरकार के रूप में विभक्त था। जबकि अकबर ने क्या किया? इसको विस्तृत आधार प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण साम्राज्य को क्या किया? प्रांतों में विभक्त किया। जिले में विभक्त था तो जैसे बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी, कई जिले होंगे जहाँ पे वो पूरी तरीके से शासन नहीं कर पाते थे, तो उसने बड़े बड़े प्रांत बना के उनको 12 प्रांतों या सूबों में विभक्त कर दिया, जिसके द्वारा प्रशासन का कार्य करना थोड़ा अच्छे से, कोई भी व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाती थी। तो पहला किसने, अगर ये क्वेश्चन पूछा कि बाबर एवं अकबर के समय में प्रशासन कैसे विभक्त था, तो वो सरकार या जिलों के रूप में विभक्त था, और अकबर ने ही इसको विस्तृत आधार प्रस्तुत करते हुए साम्राज्यों को प्रांतों के रूप में विभक्त किया। सूबेदार कौन था? सूबेदार, अब जैसे उसको कई भागों में विभक्त कर दिया गया,
आपका पहला सूबा हो गया, सरकार हो गया, परगना हो गया और गांव वगैरह हो गया। इस तरीके से जो प्रशासन उसका जो राज्य था मुग़लों के समय में वो बटा हुआ था। अब जो सूबा हो गया उसका जो प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था, तो वो उसका प्रशासन सूबेदार के द्वारा किया जाता था। सूबेदार को उस सूबे में सैनिक एवं असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। यदि कोई सूबेदार की आज्ञा का उल्लंघन करता था तो उसको दंडित भी कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे राजकुमार जो कि केंद्र से डायरेक्ट संपर्क में रहते थे या दिल्ली जो भी सल्तनत मुग़ल प्रशासन से के बादशाह के डायरेक्ट संपर्क में रहते थे, उनको दंडित करने का अधिकार इसको नहीं था। वैसे तो जितने भी वो सूबेदार थे उनको या तो गवर्नर थे, उनको किसी अन्य राज्य से संधि वगैरह करने या तो मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अकबर ने अपवाद स्वरूप गुजरात के गवर्नर टोडरमल को राजपूतों से संधि एवं उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया। अन्य किसी गवर्नर को नहीं था, अपवाद स्वरूप केवल टोडरमल को था। याद रखिएगा, टोडरमल कहाँ के गवर्नर थे? गुजरात के, और उनको राजपूतों से संधि एवं उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। पूछ सकता है कि किसके समय में सूबों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? 12 थी, जो कि उसके अंतिम समय में 15 हो गई थी। जहांगीर के समय में 15 और शाहजहां के समय में 18 सूबे थे। सबसे ज़्यादा जो सूबे थे या प्रांत थे वो औरंगजेब के समय में थे। कितने हो गए थे? वो 20, क्योंकि उसने बीजापुर एवं गोलकुंडा को भी अपना मिला लिया था उसमें। आईने अकबरी जो अकबर अबुल फजल ने लिखी है उसमें केवल 12 सूबों की ही बात कही गई है। पर लास्ट के जो 3 हैं जो उसने अंतिम समय में बरार, खाना देश एवं अहमदनगर की विजय की थी, उसको इसमें सम्मिलित आईने अकबरी में नहीं किया गया है। ठीक है, अब अगला क्या है? जो अब जैसे केंद्र में हो गया, अभी इससे पहले जितने हमने ये सारे अधिकारी पढ़े थे ना, आपके मीर बख्शी, इस तरीके से, तो केंद्र में जिस तरीके से थे उसी तरह ये लोग प्रांत में भी होते थे। तो प्रांत में जो जैसे एक केंद्र का मीर बख्शी हो गया, एक प्रांत का बख्शी हो गया। दोनों में अंतर ये था कि जैसे जैसे केंद्र का मीर बख्शी हमने बताया कि वो अस्थायी वेतन अधिकारी नहीं होता था, उसको केवल युद्ध के समय में ही सेना को वेतन बांटने का कार्य दिया जाता था। लेकिन प्रांतीय बख्शी जो होता था वो सेना का वेतन अधिकारी होता था, जबकि केंद्रीय बख्शी, मीर बख्शी सेना का वेतन अधिकारी नहीं होता था। ये प्रमुख अंतर है। पूछ सकता है आपसे कि दोनों में क्या अंतर था, तो मेन अंतर यही था। अब जैसे ये तो हमारा सूबा का हो गया, अब प्रांत का हो गया, जैसे यूपी वगैरह हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब यूपी के अंदर कई ज़िले आते हैं जिसको, इसी तरह वहाँ पे उस सूबे के अंदर कई ज़िले थे जिसको सरकार या ज़िले का प्रशासन कहा जाता था। इसका प्रशासक कौन हो गया? इसका प्रशासक फौजदार हो गया। जिस तरीके से सूबे का प्रशासक सूबेदार, उसी तरह सरकार का प्रशासक फौजदार हो गया। इसका कार्य क्या था? कानून व्यवस्था एवं राजस्व उगाही में सहायता करना। अमल गुजार जिले में लगान वसूलता था। ठीक है, जिस तरीके से दीवान वगैरह थे वो वित्त काम देखते थे, इसी तरह नीचे लेवल पे आ जाएंगे तो आप लोग जैसे ज़िले के लेवल पे आ गए तो उसमें अमल गुजार होता था। वो क्या करता था? ज़िले में लगान वगैरह वसूलता था। कोतवाल अलग था। कोतवाल का काम क्या था? शांति सुरक्षा बनाए रखना, स्वच्छता बनाए रखना, न्यायिक कार्य देखना, ये सब कार्य किसके थे? कोतवाल के थे। अब उसके नीचे क्या आता है? परगना। जिस तरीके से परगना मतलब आप तालुका वगैरह कोई समझ लीजिए। ठीक है, तो परगने का प्रशासक कौन हो गया? सीकदार। सूबे का प्रशासक सूबेदार, आपका सरकार का प्रशासक फौजदार, और परगने का प्रशासक आपका सीकदार हो गया। वो क्या होता था? प्रमुख अधिकारी होता था। जैसे अमल गुजार हो गया जिले लेवल पे, अमील हो गया उसके नीचे लेवल पे, यह भी वित्त अधिकारी होता था। अकबर ने उन परगनों में जिनकी मालगुजारी 1 करोड़ दाम, वर्तमान के 25,000 रुपये थी, वहाँ अमील नियुक्त किया, जिसे क्या कहते थे? करोड़ी भी कहते थे। ये पूछ सकता है कि किसने करोड़ी नियुक्त किया? तो अकबर ने कहाँ नियुक्त किया? जहाँ पे मालगुजारी 1 करोड़ दाम के ऊपर थे। शाहजहां ने परगना अमीर की नियुक्ति की, जो कि शाहजहां ने क्या किया? इसका कार्य मालगुजारी निर्धारण करना था। ठीक है, तो ये अगर पूछ सकता है कि किसने परगना अमीन की नियुक्ति की, तो शाहजहां ने परगना अमीन की नियुक्ति की, जिसका कार्य क्या था? मालगुजारी का निर्धारण करना। अगला हमारा क्या है? अब एकदम निचले लेवल पे आ जाइए, ग्राम प्रशासन। तो गांव का प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता था? मुगलों ने गांव को एक स्वायत्त संस्था माना, जिसका प्रशासन मुगल अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि ग्राम प्रधान द्वारा होता था। ग्राम प्रधान को किस किस नाम से जानते थे? खुद, मुकद्दम, चौधरी, ये सब क्या थे? ग्राम प्रधान के नाम होते थे। जैसे इनमें क्या होता था, और मावदा एवं दी के अंतर्गत मुगल काल में परगनों के अंतर्गत छोटे छोटे गांव भी थे, उनको क्या कहते थे? मावदा एवं दी के नाम से जाना जाता था। शाहजहां ने क्या बनाया? चकला नामक एक अन्य इकाई बनाया, जो कि परगना एवं सरकार के बीच की इकाई थी।
ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसने चकला नामक इकाई बनाया, तो शाहजहां ने बनाया। किसके किसके बीच था, परगना एवं सरकार अर्थात जिले एवं तालुका के बीच की एक इकाई थी जिसको वो शाहजहां ने क्या कहा, चकला नामक इकाई बनाया। मावदा एवं दी क्या थे, मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गाँव को मावदा एवं दी भी कहा जाता था। शाहजहां ने चकला बनाया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और था जो कि जैसे मावदा एवं दी के अंतर्गत जो छोटी छोटी बस्तियां आती थी उनको क्या कहते थे, नागला कहते थे। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा क्योंकि इनको किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारे के सारे जो है फैक्ट्स याद हो जाएंगे। बंदरगाहों का प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता था, तो बंदरगाहों का प्रशासन मुसद्दी नामक अधिकारी के द्वारा देखा जाता था। अगर पूछ लिया बंदरगाहों का प्रशासन तो मुसद्दी नामक अधिकारी के द्वारा देखा जाता था। कारखाने वगैरह किसके द्वारा देखे जाते थे, तो एक दीवाने बयूतात नामक विभाग की स्थापना की गई थी। दीवाने बयूतात, बयूतात आपका लिखा हुआ है, तो अगर पूछ लिया बयूतात क्या था तो कारखानों को कहते थे और इनके प्रशासन के लिए दीवाने बयूतात नामक विभाग की स्थापना की गई थी। खिलत क्या था, एक सम्मान की पोशाक थी और बादशाह विशेष अवसर पर विशेष व्यक्तियों को देते थे। इसमें सर जो है सारे के सारे आपके फैक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए गए हैं। अब आप जब इससे आगे वाले जो वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 20-25 क्वेश्चन बनेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, तो प्रशासन से रिलेटेड जितने भी इनके क्वेश्चन बनेंगे वो हमसे गलत नहीं होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनकी मुद्रा प्रणाली, मानसदारी व्यवस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि आनुवांशिक होते हैं कि नहीं, इनका स्थानांतरण होता है कि नहीं, इन सब से रिलेटेड सारे फैक्ट्स देख लेंगे। तो अभी आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।